एक मिनट रुक जाइए। दिक्कत आ तो क्या जाए। आज से क्लास 12 की पढ़ाई शुरू हो रही है। इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा शुरू का कैसे क्या करना, आगे का प्लानिंग कुछ स्ट्रैटेजी बना लेते हैं अपना। ये सबको पता है कि टोटल मार्क्स आपका कितना होता है 500, और ये 500 मार्क्स आपको लाना है 5 सब्जेक्ट में। ठीक है ना। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो आप सबके लिए होता है यहाँ पे सबसे पहला जो आप प्रेफरेंस देते हो वो आप देते हो अकाउंट का प्रेफरेंस देते हो, और लगभग लोग सबको यही देते हैं। लेकिन 15 फरवरी के बाद मैं आपको अकाउंट्स के साथ साथ आपके थोड़ा क्लास का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा, और अकाउंट के साथ साथ आपको बिजनेस स्टडी जो सबके लिए कॉमन होगा 15 से 20 के बीच में मैं स्टार्ट कर दूँगा। आपका क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा। उसके बाद आपके पास आता है, लोग इको को प्रीफर करते हैं, लोग पीएस का प्रीफर ईपीएस को प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो किसी से लॉस और किसी से बहुत ज़्यादा फायदा अगर कोई ऐसे बात करता है तो ये सही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट है, आप जिसको चूज किए हैं बहुत परफेक्ट चूज। एंटरप्रेन्योरशिप आपको अगर आगे चल के बिजनेस करना है, मैनेजरियल एक्टिविटी में जाना है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपको जनरल कंपटीशन में जाना है या बाहर ड्यू वगैरह में एडमिशन, पर अब तो वो भी खत्म हो गया। पहले क्या था कि ड्यू में आपको मार्क्स वाइज होता था, अब तो आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, सिलेक्शन होगा तो है कि नहीं। तो दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है। बच्चे ईपीएस इसलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि एक तो ये आपके जो जनरल बिजनेस लाइन है उससे रिलेटेड होता है, और प्लस इसका जो मार्किंग होता है, ईपीएस का जो मार्किंग होता है ये 70+30 है। तो यदि आप किसी लोकल स्कूल से, लोकल स्कूल इन द सेंस कि जैसे आप अब बहुत बड़े कॉलेज से, नामी गिरामी कॉलेज से नहीं है, तो आपको आउट ऑफ 30 27 28 29, एंड अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, टीचर को आपके ऊपर भरोसा है, तो 30 आउट ऑफ 30 भी वो आपको दे देता है। बट आप एमएस कॉलेज वगैरह में जाइएगा, किसी भी या एलएनडी वगैरह में जाइएगा तो आपको इतना ज़्यादा मार्क्स ईपीएस में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मिलता है रेफरेंस के बाद 28 मिलता है। इसके अलावा जो आपका क्लास है वो है हिंदी का है। और आपको पहले होता था फिर मतलब आपके लिए प्रेफरेंस का ऑप्शन था, मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शन था आपके पास कि आप इंग्लिश 150 का ले लो और हिंदी सिर्फ 50 का ले लो, या हिंदी आप ले लो और नहीं तो हिंदी इंग्लिश 100 का। अब क्या आपके पास कंपल्सन है कि आपको 100 का ना हिंदी लेना ही पड़ेगा और 100 का इंग्लिश, तो उसमें आप
कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अकाउंट्स जिसको हम सभी लोग मेन लेके चलते हैं का भी 100 है, बिजनेस स्टडी का भी 100 है, ओवरऑल इनका भी 100 है, दोनों का, हिंदी का भी 100 है और इंग्लिश का भी 100 है। हमें प्रयास यही करना है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। देखिए अगर आपका टारगेट है, टारगेट दो तीन तरह के सब, एक तो होता है कि भाई कैसे भी पास कर जाए, जीवन सफल हो जाए। दूसरा होता है अरे कुछ भी हो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। एक आता है भाई कि नहीं यार कम से कम 75% एबोव नहीं आया, पढ़ने का फायदा नहीं। उसके बाद का टारगेट होता है 80% एबोव का, है ना, और 80% एबोव के बाद 430 प्लस का टारगेट। इनका टारगेट ये 430 प्लस का होगा, वो वाकई में तो शुरू से ही सीरियस होना पड़ेगा। उनको आपको सीरीज शुरू से, वैसे सीरियस सबको होना पड़ेगा इन दोनों के अलावा। अगर आपका टारगेट सिर्फ फर्स्ट डिवीजन का है तो टेंशन मत लीजिए, हार बोर्ड है, भरोसा रखिएगा। लास्ट में जो कहें थोड़ा सा गधे जैसा मेहनत करिएगा, वो हो जाएगा। उसके लिए आपको ना फर्स्ट डिवीजन की जरूरत है ना पास की जरूरत है, वो शुरू से सीरियस होने की जरूरत नहीं है, खेलिए कूदिए ऐश करिए। लेकिन एक चीज मैं गारंटी देता हूँ, इससे जीवन में आगे चल के आप लेबर के अलावा कुछ भी नहीं। आप ये सोचिएगा कि आपने फर्स्ट डिवीजन ला दिया, मतलब फर्स्ट डिवीजन बट लेस देन 25%, तो आपको जीवन में, हाँ आगे चल के फिर आप मेहनत करके कुछ निकाल लीजिए, वो अलग मैटर। लेकिन इसके मेहनत के बदौलत, जैसा मेहनत आपने यहाँ की है, उस मेहनत के बदौलत सोचिएगा आगे कुछ करने का ये संभव। कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए 75%। लेकिन ये टारगेट किसके लिए, जो मैट्रिकुलेशन में इसके लिए लड़ाई की है ना, पास या फर्स्ट डिवीजन, उनके लिए टारगेट होना चाहिए। अगर आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते हो, पढ़ सकते हैं, मेरी बातों को सीरियस ले सकते हैं, तो आपके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, वो बेस्ट है। देखिए मैं बहुत ज्यादा कुछ सुनाना नहीं चाहता, लेकिन एक हकीकत आपको बता रहा हूँ। गाँव में जो बच्चे रहते हैं, तो मैं वहीं से पढ़ा के, फर्स्ट टाइम मेरा मोतिहारी का बैच क्लास 12th का होने जा रहा है। मेरा गांव का हमेशा से टारगेट रहा है कि 100 आउट ऑफ 100% पर होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, और उसमें जो बेस्ट कर सके वो बहुत बढ़िया है। तो मैं फर्स्ट टाइम अगर मोतिहारी में आया हूँ, बंद कर दीजिए, बस बस हो जाए। तो यदि मैं पहली बार मोतिहारी में आया हूँ तो एक चीज गारंटी है, यदि आप मोतिहारी के बाहर से आए हैं तो मतलब आपके घर वालों को आपके ऊपर भरोसा है कि आप कुछ करेंगे, तो ही आपके घर वालों ने आपको भेजा है। हमारे पास वहां वो बच्चे आते थे लड़के, जिनके घर वाले को पक्का भरोसा है कि जिंदगी में सब कुछ हो सकता है, इसे पढ़ाई नहीं हो सकता। हाँ वही लोग गांव में रहते थे, और उन लोगों ने इस टारगेट को अचीव करा हुआ है, उन लोगों ने इस टारगेट को अचीव करा हुआ है। मैं इसके पहले ईपीएस वगैरह पढ़ाया हूँ, बिजनेस स्टडी पढ़ाया हूँ। बिजनेस स्टडी में टोटल मिला के 13 चैप्टर है, एसबीपीडी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उस 13 चैप्टर में मैंने इनको 9 चैप्टर तक पढ़ाया हुआ है। सीरियस ज्यादा वो भी नहीं होते थे तो हम भी नहीं। हमारा शुरू का डायलॉग है भाई आप 100% दीजिए, हम 200% देंगे। हाँ एक चीज गारंटी है कि मोतिहारी का एक जो प्रचलन है, जिसको कह लीजिए रीति रिवाज जो क्लासेस में चलता है, आप हमें फी का पेमेंट करिएगा और उसके बाद आप पढ़िएगा चाहे नहीं पढ़िएगा, हमको उससे खासा मतलब नहीं होगा। इस चीज को अपने दिमाग से हटा, पहला क्लास है, क्योंकि आप लोगों का टारगेट अगर होना है, पता नहीं है या नहीं है, मेरा टारगेट यहाँ पे, वहां पे क्या था 100 आउट ऑफ 100 मुझे फर्स्ट डिवीजन गाँव में, तो मैं यहाँ पे टैलेंटेड बच्चों के साथ आया हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 जितने बच्चे आएंगे, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, 100% में जिसका कम से कम होना चाहिए उसका 80%, और मैं आपको अगले 2 महीने में। लेकिन इसके लिए एक और चीज, आप लोग क्लास मतलब बाहर से आए हुए हैं या जो लोग लोकल हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्रयास करिएगा, सबसे ज्यादा जो होता है ना अब्सेंट, ये फर्स्ट क्लास है, स्ट्रैटेजी का मजा नहीं आएगा। बिजनेस ये स्टडी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो सबसे पहला चीज है मैनेजमेंट।
और मैनेजमेंट सफल होता है सबसे पहले किसी प्लानिंग से, है कि नहीं? और मैनेजमेंट किस चीज के लिए करते हैं? या किसी गोल के लिए। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? किसी गोल के लिए। तो हमारा गोल एक चीज तो टारगेटेड गोल हमारा क्या है? तो वाला, इसको हम इग्नोर करके चलते। तो गोल हमें मिल गया है भाई अपना, तो हमें कहीं ना कहीं से इसके लिए अगर प्लान नहीं करेंगे, आपने इसके पहले क्या किया था, आप कितने डल स्टूडेंट ये इंटेलिजेंट हो, ये कोई खासा मैटर हमारे लिए नहीं करता और आपके लिए भी नहीं करेगा। लेकिन अभी से आप कितना मेहनत करते हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, ये थोड़ा सा मैटर करे। तो एक चीजों में सबसे ज्यादा आपका एब्सेंट होगा। देखिए मतलब क्या होता है, त्योहार पर त्योहार में तो मोतिहारी में जम के छुट्टी मिलता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है शादियों में, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सबके साथ। कुछ ऐसा शादी का डेट आता है जिसमें लगभग लगभग बच्चे गायब होते हैं। हमें एक काम करना है, हमें हम सबको मिलकर एक टीम बनाना है, सब अपने आप को एक टीम वर्क में क्या होता है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाता है, पूरी टीम के बारे में सोचा जाता है। थोड़ा कहीं दिक्कत भी होता है तो कहीं फायदा भी होता है। अगर आपको कोई ऐसा कॉमन डेट है जिसमें बहुत ज्यादा शादी है और उसमें मैक्सिमम बच्चे गायब होने वाले हैं, तो आप लोग पहले से प्लान करके। लेकिन किसके शादी में छुट्टी करना है तो प्रयास करिएगा यदि आपके घर में शादी हो तो छुट्टी, लेकिन वो भी छुट्टी ये नहीं कि सर 4 दिन पहले से लेके और अगले 4 दिन बाद तक बर्बाद करिएगा। हाँ मतलब ऐसा करना है कि अपनी शादी भी टाइम से तरीके से हो, क्योंकि दूसरी की शादी में ज्यादा मन लगाइएगा ना, फिर अपनी शादी में बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ मतलब सही से नहीं हो पाएगी, भरोसा रखिए। इसलिए ध्यान देना आपको इन सब चीजों। तो अपनी शादी के अलावा दूसरी की शादी में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेना, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ ना इन सब चीजों को, इसलिए ओपन हम खुल के आपसे बात कर ले रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या कहने मतलब छुट्टी नहीं मारना। बाहर के बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो हम भी हम भी ऐसा दिमाग रखते थे कि जैसे फ्राइडे होता था हमारा, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता था। पता नहीं अब होता है कि नहीं आप, लेकिन हम लोग का उस टाइम होता था सैटरडे संडे 2 दिन। तो जैसे फ्राइडे को 10 बजे हमारा क्लास खत्म होता था, हमें सबसे पहले यहाँ से बस पकड़ने की जल्दी होती या ट्रेन पकड़ घर जाना है। अब समझ में आया कि मोतिहारी आप ट्यूशन पढ़ने नहीं है, मोतिहारी आप लोग पढ़ने आए, है कि नहीं? गृह त्यागी वाला आता है ना, स्टूडेंट के लाइफ में एक सबसे मेन चीज होता है, वो 5 लक्षण में एक लक्षण आता है गृह। कहने का मतलब घर पे आप नहीं है का मतलब बाहर अगर घर वाले आपके भेज रहे, घर के इमोशंस से दूर भेज रहे। ये पक्का है कि मोतिहारी में एक छोटे रूम में आपको खाना भी बनाना है, रहना भी है। घर में इतना जरूर होगा आपके लगभग लगभग बच्चों के घर में कि एक कमरा आसानी से उनको घर वाले दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर घर से बाहर भेजा गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात पता है क्या? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो लोग आपको अपने इमोशन से दूर रखना चाहते हैं, घर के गांव के आसपास के इमोशन से दूर रखना चाहते हैं। तो फोन करके ज्यादा घर पे और बताओ क्या हो रहा है, कुछ नया ताजा, इन सब चीजों से बचिए, जिसमें मैं फंसा पड़ा। नो डाउट इससे मुझे लॉस हुआ है, वही चीज मैं आपके लिए बता रहा हूँ। वो चावल वगैरह लाने की दिक्कत है, एक बार ऐसा चावल लाइए कि महीना भर चले कम से कम, सप्ताह में जाने की जरूरत नहीं है। और प्रयास करिएगा जिस दिन हम क्लास ओपन कर रहे हैं, आप बाकियों से अपना कंपेरिजन मत करिए, सर वो ट्यूशन बंद हो गया तो हम भी बंद कर रहे हैं। बाकियों से अपने आप को थोड़ा सा अलग बनाइएगा। मैं ये वादा करता हूँ आप सबका ये वाला टारगेट में। धीरे धीरे कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट डिवीजन पे किसी को नहीं रुकने दूंगा, होतियारी में है, पढ़ाई में थोड़ा सा स्टार्टिंग रहेगा, टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं आपके सबको कॉपी चेक भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रेंडमली मैं चेकिंग करूंगा। जैसे मैं कुछ भी दे रहा हूं होमवर्क, तो ये पक्का होगा कि एक ना एक दिन आपका भी नंबर आएगा। कि मैं क्लास में आपको सिर्फ इस पे नहीं रहूंगा, क्लास में मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि देखिए पहली बार जो चमक जाता है ना आने पे, वही चमक जाता है। मैं भी 2-3 साल अगर एवरेज रिजल्ट दूं यहाँ पे आके, और फिर सोचूं कि चौथे साल में बहुत बड़ा रिजल्ट देके बहुत नाम कमा लूं, तो ये संभव नहीं। तो डे वन से जो नहीं होता, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार मोतिहारी में आया हूं, अगर इसका रिजल्ट मेरा बेस्ट हो गया ना,
तो मेरा तो लाइफ टाइम सेट हो जाएगा लगभग लगभग। और आपका तो भाई यही रिजल्ट है, यही दिन, ये क्या कहते हैं, पहला भी यही है और आखिरी भी यही है 12th में। तो आपके लिए तो रिस्क ही रिस्क है। मेरे पास तो चलो एक मौका भी है कि इस बार गड़बड़ हो गया तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, बच्चों पे वो गलतियों को सुधार के मैं आगे बढ़ लूंगा। लेकिन आपके पास तो मौका ही नहीं है। मैं आपको हर चीज को एकदम प्रैक्टिकल रूप से समझा के पढ़ाऊंगा, इतना भरोसा रखिएगा। वो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडी हो, चाहे आपको इकोनॉमिक्स हो। इकोनॉमिक्स आपका 2 महीने बाद कम से कम। तब तक हम आपको किसको कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस स्टडी को। ये मेरे हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि सही बात बता रहे हैं, जल्दी सब कोई, हर कोई कहता है कि 3 सब्जेक्ट अकाउंट वाले टीचर खत्म नहीं करते। आपका साथ रहेगा, हम तीनों सब्जेक्ट खत्म करेंगे। इसका टारगेट मैंने खुद से बनाया हुआ है। अगर आप मेरी बातों को समझिएगा, आप मेरी बातों को मानिएगा, तो भरोसा रखिएगा, इसको मैं आपको जुलाई तक खत्म कर दूंगा। मतलब इस लायक बना दूंगा। ऐसा नहीं कि मेरा टारगेट खत्म करना है, मैं खत्म नहीं करूंगा, आपसे खत्म करवा दूंगा, ये गारंटी है। मतलब कि जुलाई में अगर आप इस साल के किसी भी या किसी भी साल के प्रीवियस पेपर को उठाकर आप सॉल्व करिएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 90+ मार्क्स का जुलाई में। मैं जुलाई में भी अगर फुल आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा जुलाई में, इसके लिए अब आप सोच रहे होंगे, देखिए आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बोला ना टीम बनाना है अपने आप, हर किसी को एक दूसरे का मदद करके आगे बढ़ाना है। इसके लिए मैं इसलिए अभी टारगेट नहीं दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है और गारंटी या कमिटमेंट करता हूँ 100% आपका खत्म किया जाए, ठीक है ना। 100% खत्म किया जाएगा। और इस साल का टारगेट एक और रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे इसमें लगेंगे उस टाइप के टैलेंटेड, उन लोगों को हम लोगों ने ये प्लान बना रखा है, हम और वो जो पार्टनर हैं सीए, ये दोनों आदमी मिलके आपके सीए फाउंडेशन का, आपको क्या करना है नहीं करना है वो अलग मैटर है, लेकिन सीए फाउंडेशन का कोर्स 3 महीने में हम आपको कंप्लीट, ये आपका पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन है, क्लास 11-12, ठीक है। इसके बेस पे हम आपको क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पे होगा, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट बचेगा वो भी हम लोग क्लियर आपका करवाएंगे। बाकी बच गया आपका देखिए इंग्लिश तो आप जहाँ पढ़िएगा वो पढ़िए, लेकिन रही बात लॉ की, लॉ हम लोग पढ़ा देंगे, और तरीके से, ये नहीं कि पढ़ा देंगे, जो भी होगा परफेक्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन खैर हमारा टारगेट अभी क्या है, क्लास 12 और दूसरा 80% और मोर देन 430+ पे ही इसलिए रोक दिया हूं, क्योंकि जुलाई तक जब हमारा अकाउंट खत्म होगा ना, तो मैं कुछ बच्चों को पर्सनली बता दूंगा। आप लोग अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करो, ये आपका 430+ 460+ में कन्वर्ट हो, ठीक है। हाँ एक चीज थोड़ा सा क्या कहते हैं वो, मतलब कुछ शिकायत आता है कि टीचर लोग टैलेंटेड बच्चों पे ज्यादा ध्यान देता है, मेरा थोड़ा सा उल्टा रहेगा। मतलब एक तो एवरेज सब पे मेरा फोकस रहेगा, मैं बोला ही ना सबको मैं रेंडमली चेक करूँ। दूसरा, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो नो डाउट हर कोई प्रीफर करना चाहता है, लेकिन जो लोग डल स्टूडेंट हैं, मतलब डल इन द सेंस की वो बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, उनके लिए एक अलग बैच में चालू करूंगा। शुरुआत में मैं बस लोगों को पहचानने के लिए आप दोनों को एक साथ मैंने बैठाया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चलेगा साथ में, हाइब्रिड क्लास। मैं टैलेंट के बेसिस पे देखूंगा, इंटेलिजेंसी के बेसिस क्लास को 2 भागों में बांटूंगा। एक वो लोग जो इसके लिए लड़ाई अभी कर रहे हैं, मतलब चाह के भी मेहनत इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए मैं एक अलग बैच करूंगा ताकि उनको भी कन्वर्ट करके इसमें लाया जा सके। अभी हमारा एक और चीज टारगेट ये रहेगा कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे क्लास 12 BSEB के लिए पढ़ाई, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा, ICSE बोर्ड सुना होगा आपने, वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड, आपको इंडिया का सबसे टफेस्ट बोर्ड में आता है, एक तो शायद वो वर्ल्ड लेवल पे आता है ना, तो वो हो गया, और दूसरा आता है CBSE। तो हमारा टारगेट ICSE को लेकर रहेगा कि अगर उसका भी आप एग्जाम दीजिए तो आप बढ़िया मार्क्स से आप पास हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा रहेगा हमारा छठ पूजा, हमारे एग्जाम और कॉन्सेप्ट के बीच का बॉर्डर पॉइंट। नवंबर में छठ पूजा आएगा और फरवरी से 1 फरवरी से आपका एग्जाम है, एक पक्का। तो छठ पूजा तक हमें किस चीज के लिए पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट के लिए।
यानी कि नॉलेज के लिए हमें पढ़ाई छठ पूजा कुछ एग्जाम से ज्यादा मतलब नहीं रखता, ठीक है ना, सबको समझ में आना चाहिए। छठ पूजा के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्क्स कैसे बढ़िया से बढ़िया लाया जा सके। जो भी मैं सजेशन आपको दूंगा वो सजेशन आप क्या करिएगा, मेरा मानिएगा। लेकिन इसको तैयार करने के लिए कॉन्सेप्ट का मतलब होगा कि आपको शुरू से मान के चलना है कि आप लोग क्लास पढ़ने मोती, आप दिल्ली आए हुए हैं सीए फाउंडेशन तैयारी करने, वो जब लेवल होगा ना आपके अंदर से मोटिवेशन का, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़िए। अब इससे पहले कि क्लास स्टार्ट करूं, लास्ट एक टॉपिक सबसे हम कहीं भी जाते हैं कहते कॉमर्स का लिया जब इतना, कॉमर्स लेके क्या फायदा हो। मैं बार बार क्लास में इन चीजों के बारे में जिक्र किया हूं, फिर से बता रहा हूं। 3 स्ट्रीम होता है, साइंस वाला एक स्ट्रीम होता है, एक कॉमर्स वाला स्ट्रीम होता है, और एक आर्ट्स वाला, यही 3 स्ट्रीम होता है ना। हमारे बिहार में कहा जाता है फर्स्ट डिवीजन का मतलब, सेकेंड डिवीजन का मतलब, और थर्ड डिवीजन का मतलब। लोग सबसे ज्यादा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिएगा तो साइंस में, और उससे ज्यादा आर्ट्स में, ठीक है ना। आप लोग इस माइंडसेट को तोड़ के कॉमर्स लिए हैं, बहुत खतरनाक काम तो शुरू में ही कर दिए हैं। इन लोगों के विरोध के बावजूद आपने क्या किया है, कॉमर्स लिया। मैं आपको एक बार क्लास में मैंने बोला हुआ था 2.33% जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब है, ये क्या है, और इस 2.33% में सबसे गवर्नमेंट ज्यादा जॉब जो होता है, सबसे ज्यादा यूज जो किया जाएगा आर्ट्स को बैकग्राउंड। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा आर्ट्स वाला या सबसे ज्यादा साइंस वाला या सबसे ज्यादा कॉमर्स। देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी अलग अलग एरिया है, तो कुछ ऐसे स्पेसिफाइड दिया है, स्पेशल एरिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कौन फिल करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं जिनमें सिर्फ कौन फॉर्म फिल करेगा, सिर्फ कॉमर्स वाले। अभी ऑडिटर का जॉब अभी लगा है, सब एकदम बैठने वाला नौकरी है, 55,000 पर मंथ प्लस अदर बहुत सारे अलाउंसेस अभी लगा है। ऑडिटर में आप लाख इसमें कितना भी इंटेलिजेंट हो जाइए, फाइनेंस सेक्टर में फाइनेंस से रिलेटेड काम आपको हमेशा कौन करेगा। आपके यहाँ कॉमर्स से ज्यादा लोग नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसको लोग डाउन करके देखते हैं। आपको इन सब चीजों को हटा देना अपना, ठीक है ना। तो एक तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करें, दूसरा हो गया हमारा प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब में 2 तरह का जॉब होता है, व्हाइट कॉलर जॉब और एक लेबर क्लास का जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब में आप जाइएगा तो मैक्सिमम जॉब आपको मिलेगा किस चीज से। दोस्त लोग तो गाली देंगे अगर वीडियो देखेंगे, खैर देखता नहीं है जल्दी कोई, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं जब क्लास 10th किया, मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स था 329, बहुत ज्यादा होता था, फर्स्ट डिवीजन बहुत कम मिलता। तो मेरा बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मार्क्स था मेरे अपने फ्रेंड से, मेरा 329 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा एक और लड़के का फर्स्ट डिवीजन आया था 315 मार्क्स, इसके अलावा सबका सेकेंड डिवीजन। फिर भी इंटेलिजेंट थे सब, ये नहीं कर रहा हूँ कि सेकेंड डिवीजन आया था, सब इंटेलिजेंट, सबने साइंस लिया। सबसे ज्यादा मार्क्स लेके जबरदस्ती जीत के लेके मैंने कॉमर्स लिया। ये नहीं कि मुझे मैथ नहीं आता था, मेरा मैथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैथ। और आज भी जो मैथ मैं पढ़ाऊँ एकदम मतलब तरीके से, कितनी बहुत ज्यादा तरीका से बना सकता। तो ये चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने करिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कॉमर्स लिया, तो कॉमर्स लेके मैं कॉमर्स लाइन में हूँ शुरू से ही, ठीक है। लेकिन मेरे जितने दोस्त साइंस लिए हैं, उसमें से एक अमित श्रीवास्तव को छोड़ के हमारे जितने दोस्त हैं वो सारे के सारे लोग अकाउंटेंट। मतलब कॉमर्स बाद में पढ़ा लो, और आज की डेट में नो डाउट सब अच्छे पोजीशन, लेकिन सब कोई अकाउंट सेक्टर में। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी अपने कहीं भी किसी लोग से जाकर पूछिए,
वो लोग क्या करते हैं, तो मैक्सिमम जॉब आपको किस सेक्टर में मिलेगा, तो बाद में जाके जब लेना ही है तो पहले ही आपने लिया, बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, आपके पास नॉलेज रहेगा, बेफिक्र रहिएगा लोग, गारंटी मैं देता हूँ। अगर बीकॉम तक आप जुड़े रहे, जुड़ने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास ही, अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहीं भी पढ़िए, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन जुड़े रहने का मतलब कि कभी हाय हेलो कर लिया करिए, उससे क्या होगा कि टच में रहता है आदमी, सोचता है, तो जॉब वॉब में दिक्कत नहीं है, इतना भरोसा रखिए। ये जितने दोस्तों के बारे में अभी बोला ना, ये सब लोग इतने कैपेबल हैं, किसी के पास फोन कर दूं जॉब आसानी से लगवा दे। अगर बड़ी कंपनियों की बात है तो वहां पे सिर्फ इंटरव्यू तक आपको पहुंचाया जाता है, तो वो लोग इंटरव्यू तक पहुंचा, इतना भरोसा, ठीक है। बाकी रही बात गवर्नमेंट जॉब, हमारा दूर दूर से नाता नहीं है, मतलब ये मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने आज तक एक भी फॉर्म फिल नहीं किया। उस दिन बीपीएससी स्टार्ट किया, ये अकाउंटेंसी का नॉलेज है, गारंटी है बीपीएससी पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा दूंगा पूरा, 1 महीने में सिलेबस दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है या कमेंट दिया है, मुझे नहीं पता, बट एक किसी अपने ने ही, अब वो यूट्यूब पे मेरा एक कमेंट आया कि सर आप भी ना बीपीएससी निकाल लीजिए। मैं बोला नहीं, मैं यही पे ठीक हूँ। हाँ, चूंकि मुझे जॉब कभी से करना ही नहीं था, क्योंकि बीपीएससी में जितना सैलरी अभी मतलब स्टार्ट होगा टीचर का 11th-12th में पास होने के बाद, उतना सैलरी ऑलरेडी हम लोग छोड़ के यहाँ बैठे हैं, थोड़ा कुछ अलग सोच, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें मोर देन 70% जॉब आपको जो होगा वो आपको कॉमर्स सेक्टर में। गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशन आज की डेट में आ रहे हैं, चाहे अभी बजट आया सबसे नया में जो है फाइनेंस एक्ट, वो भी किससे रिलेटेड है, आपके कॉमर्स से रिलेटेड है। या कोई भी एक जीएसटी का बड़ा हुआ अभी भी सुन रहे होंगे, किससे रिलेटेड है। मतलब जो भी नया कानून बनेगा उसमें कहीं ना कहीं से एक कॉमर्स वाले का वैल्यू दिया जाएगा, हाथ होगा, जिससे कि आप ही चलाइए। तो थोड़ा सा अपने 16 साल की जिंदगी को सफलतापूर्वक बर्बाद करने के बाद अगला 1 साल, आप 1 साल भी नहीं, हाँ 1 साल चलेगा, अभी 1 साल है अपने पास, 1 साल मेरे साथ थोड़ा सा एक टीम बना के, एक फैमिली बना के चलिए लोग, शुरू करते हैं आज से, ठीक है ना। और फिर हम लेंगे, हाँ ये रहेगा हमारा, आपको सबका वैल्यू इक्विवेलेंट देना है, अगर आपको इस मार्क्स पे पहुंचना है तो, खास करके आप 2 3 4 आदमी लोग के लिए तो जान लेंगे। आप लोग हिंदी इंग्लिश को एकदम उसी तरीके से देना है जैसे आपने अकाउंट्स को, और सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि सबको क्या करना है, सबको इक्विवेलेंट वैल्यू देना है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, नो डाउट आप लोगों पे भरोसा है, इसमें बहुत अच्छा करिएगा। अभी तक का मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 96, 95 एंड 95 इतना तक मैं पहुंच चुका हूँ। इस बार हम आपसे ज़्यादा उम्मीद रखें, क्या जीएसटी में 96 किसका है, सोनम का नहीं दिया, अभी की सिस्टर खुद मेरे पास ही पढ़ी है गाँव में, तो उसका भी अच्छा खासा मार्क्स था। तो ऐसे ही उसका सब सब्जेक्ट में बस हिंदी इंग्लिश उसका थोड़ा सा डाउन है, अदरवाइज इन तीनों सब्जेक्ट में 90+, 90+, 90। यानी मेरे 3 4 लड़कियां और लड़के ऐसे थे, 4 लड़के ऐसे, चारों का ये था कि टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं ना बिहार के, उन लोगों के इक्विवेलेंट मार्क्स था, यानी उससे ज्यादा था, बिहार का जो टॉपर था उससे ज्यादा था इन 3 सब्जेक्ट। यही था, हिंदी इंग्लिश हमारा, गाँव में कोई नहीं है उस टाइप का पढ़ाने वाला, या गाँव के बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम पीछे रह गए। तो अगर आप लोग इसको संभाल लीजिएगा तो बाकी ये वाला 460 वाला जो है ना, ये टारगेट हमारा रहेगा। मैंने आपको एक बार सिलेबस दिया हुआ था, वो आपको वही सिलेबस, उसके अलावा कुछ नहीं। साहित्य है तो साहित्य मतलब लिटरेचर है, तो लिटरेचर में आपको तो कंफर्म नहीं है ना कि भाई इसी पे आएगा। इस बार जैसे हम लोग ये उम्मीद लगाए थे कि भाई क्या कहते हैं, इलेक्शन पे आएगा, देने के लिए इसे मतलब समय के मुताबिक। अब ऐसे का तो कोई सिलेबस नहीं है, किसी भी टॉपिक पे दे सकता है, तो उसके लिए तो आपको खुद, आपके पास क्या होना चाहिए, वर्ड पावर, इतना ज़्यादा आपके पास रहेगा, अच्छे से आप कहानी बना सकते हैं, आप बेस्ट हो, है कि नहीं। तो खैर उन सब चीज़ों के लिए मैं बताऊंगा कैसे, आप लोग अभी से तैयारी, तो इसके लिए क्या होगा कि अलग अलग जितने हैं पढ़ लीजिएगा आप, हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा
हम शुरू करते हैं आज से। अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। एनपीओ, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी। कंप्यूटर से दूर दूर का नाता नहीं है। सीए में फेल किया था कंप्यूटर में ही। हाँ, मैं जो भी बात है मैं बता दूं, ठीक है। तो क्या है कि आईटी एक सब्जेक्ट होता था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीए में मैक्सिमम बच्चे उसी में फेल करते हैं, ठीक है ना। रैम रोम और क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, समझ में आता था। आता भी था तो आदमी फिर इस पे ध्यान देते थे, चल जाता था। तो वो आपको आएगा, लेकिन वो ऑप्शनल में आता, तो आप छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको इन 3 चीज़ों की गारंटी देता हूँ। हाँ, मैं पहले बोल रहा हूँ कि बाद में आप ये ना कहें कि सर इस वाला कौन पढ़ाएगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। एनपीओ जो आपको आएगा वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है, और बहुत आसान होगा। अगर आपने एडजस्टमेंट वाला पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट, तो आपके लिए एकदम ईजी हो। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जैसे क्लास 11th में हमने आपको बताया था, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट यहाँ पे भी एनपीओ के कुछ वर्ड्स है, स्पेशल वर्ड के बारे में बता दूंगा। पार्टनरशिप है, अकेला 50 मार्क्स कवर करता है ये यहाँ पे, ठीक है। और रही बात कंपनी की, तो ये बाकी बचा 40 मार्क्स कवर कर, ध्यान रहेगा। तो हम एक काम करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनपीओ से स्टार्ट करेंगे, और फिर पार्टनरशिप और फिर कंपनी। आगे पीछे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं। दूसरा चीज एक और, आपका एग्जाम का जो सब लोग आप लोग जानते भी हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपके मैं 3 सब्जेक्ट लिए, कॉमर्स। हिंदी इंग्लिश में ऐसा पैटर्न नहीं होता, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, थोड़ा सा और आसान हो जाता है। हाँ, इजी होगा, डोंट वरी। 1 मार्क्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन, और फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, 15, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है ना। तो ये टोटल हो जाएंगे कितने, 50, 30, है कि नहीं। ये हो गया आपको 50 प्लस 30 प्लस, ठीक है। देखिए, आपको इन 2 चीजों की गारंटी में, ये 2 चीज के लिए भरोसा रखिएगा, ये एनपीओ में ही आपको साबित कर दूंगा कि मेरा जैसे क्लास खत्म होगा, अगर आप लोग क्लास अब्सेंट नहीं कर, तो मैं पक्का वादा करता हूं कि इन 2 चीजों को आपको कभी जिंदगी, ये सिर्फ मेरी कहानी को सुनिएगा, मैं जो समझाऊंगा उसको समझिएगा, और एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी। और ये दोनों इजी होने का मतलब कि आपके 80 मार्क्स कवर हो रहे हैं। कितने कवर हो रहे हैं, 80 मार्क्स। देखिए, मैं हर क्लास में बच्चों को ये समझा, पर ज्यादा पता है क्यों समझा, ये सभी समझाने के बावजूद भी बच्चे थोड़ा सा चीजों को बाद में जाके भूल, मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। लास्ट में आपको क्या, बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बीच बीच में मैं बार बार कहता हूँ, क्लास सेकेंड थर्ड में आप लोग होंगे तो कहीं से भी पेज पलट के आप लोग पढ़ लेते होंगे। अब नया जैसे हम लोग बड़े हो गए ना, हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, नहीं, हमें क्या करना अपने आप को, कि जो जो चैप्टर खत्म हो जाए ना, उसको चैप्टर वाइज अब नहीं देखना है। एक बार आप लोग कंप्लीट मेरे साथ तो कर लीजिएगा, उसके बाद का रिवीजन मैं टॉपिक दे दूंगा आपको, वो आप पढ़ लीजिएगा, और रेंडमली बेसिस पे उतने तक क्या करिएगा, जो पेज आ गया ना उसको एक बार देख ले, मतलब एक बार सिर्फ इसको टच करते रहना है, आसानी से आपका ये 80 मार्क्स कभी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। और चैलेंज के साथ कहूंगा कि पढ़ाने के बाद कोई भी अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन छूट जाए तो आप हमसे बात करिए। तो इसको आपको ऐसे करना है, सिर्फ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, कि मैं पढ़ाता रहूं और शुरू से लेकर लास्ट तक चला जाऊं, और किसी भी चैप्टर से मैं पूछूं तो आपको आ जाना, ठीक है। इसके लिए इसलिए भी मैं आपको ज्यादा फोर्स कर रहा हूं कि हर चैप्टर के अंत में कुछ की नोट्स दिए होंगे, हर चैप्टर के अंत में,
सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा ना तो मेरा पढ़ाया सब कुछ आपको याद रहेगा। आपके लिए एकदम ये फ्री रहेगा फैसिलिटी, कि ऐसा नहीं कि मैंने एनपीओ खत्म कर दिया और पार्टनरशिप पे चले गए तो मैं एनपीओ की बात, आपको जिस चैप्टर में जो मैं पढ़ा चुका हूं कहीं से भी प्रॉब्लम हो बेहिचक आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बहाने क्लास के और भी बच्चों को वो प्रॉब्लम खत्म होगा। और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे नहीं पढ़ते होंगे ना उनके दिमाग में एक बार हंट कर यार वो दोबारा इसका मतलब वो भी पढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन देखिए, पढ़ने के लिए मैं भाषण भी दे सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोच कर देखिएगा इसको तो 20 मार्क्स क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। ये क्या होता है, स्पेशली टॉपिक वाइज। इसके लिए बस इतना तैयारी आप करिएगा कि मैं जब पढ़ा रहा हूं ना आपको, तो उस टाइम आपको मन से पढ़ना है। और फिर मैं जब टॉपिक दे रहा हूं, जैसे मैं कह दूं कि भाई हाँ एनपीओ वाला एक बार देख लेना, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा तो आपका ये क्लियर। तो मतलब किसी भी ऐसे बीएस टीपीएस में भी होगा, तो आपके लिए कोई बड़ी बात मार्क्स लाना नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और शुरू से अभी तो आपको 2 से 3 घंटे की मेहनत काफी है। जब तक मैं बीएसटी स्टार्ट हो जाएगा तो आपको सिर्फ मेरे पास 4 घंटे का टाइम देना, मतलब ये सेल्फ स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्लास के अलावा के बारे में अगर इससे कम करिएगा तो फिर वो मार्क्स, जैसे जैसे आप यहाँ मेहनत कम करिएगा वैसे वैसे मार्क्स और वैसे वैसे आपका नॉलेज और कॉन्सेप्ट कम होता जाएगा, ये पहले से। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई में, समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हो, तो आराम से आप मेरे से बात कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब शुरू किया जाए। पहला चैप्टर आपका यह है, यही 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एनपीओ है। मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए मैं 2 तरह से पढ़ाऊंगा। ये जो है एक तरह से आपका किताब है जिसमें सभी बातों को नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि सब बात अगर मैं इसमें लिख दूंगा ना फिर ये हमारा परफेक्ट नोट्स बन, और मैं जैसे इसको दूंगा फिर आप लोग किताब पढ़ना भूल जाइए। तो मैंने इसमें सिर्फ की पॉइंट्स लिखा है। जैसे देख लीजिए एनपीओ क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। तो समझाने के लिए मैं बीच बीच में पेज ऐड करूंगा। जैसे हो गया एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ, मैंने आपको उसको रख दिया है पूरा अलग अलग। फिर उसके बाद क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं आपको समझाऊंगा जब हम डिफिनीशन पार्ट पढ़ेंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्या है हमारा डिफरेंस एनपीओ में और पीएमओ में, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। तो मैं, हाँ ये पूरा का पूरा है, लेकिन बाकी सारा चीज आपको फुल आपको नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ पॉइंट वाइज। तो आज का हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है ना, फिर अगला हमारा टारगेट जो होगा वो रहेगा, हम चलेंगे सीधे किस चीज़ पे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे, और तब वहाँ से अकाउंटिंग शुरू करें। तो उससे पहले, अकाउंटिंग को शुरू करने से पहले हम यहीं पे आपको यहीं तक हम पढ़ाएंगे आज। कल हमारा इंपॉर्टेंट कुछ अकाउंटिंग का टर्म्स होगा, उस पर हम चलेंगे, मतलब एनपीओ टर्म्स होंगे। हाँ एक चीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज, हमारा क्लास कितने बजे चलेगा, 10 बजे से। मैंने आपके लिए टाइम फिक्स कर रखा है, रिजर्व कर रखा है। शुरू के 1-2 दिन तो, 1-2 दिन क्या, एक सप्ताह थोड़ा सा डाउन चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 बजे से लेके और 12 बजे तक किसी भी क्लास को मत, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि आने का टाइम रहेगा, आपके जाने का टाइम नहीं रहेगा, ये कंफर्म। अगर मैं आपको देखूंगा टॉपिक अगर वैसा रहा तो हो सकता है मैं 11:15 में भी आपको छुट्टी कर दूं, लेकिन बहुत कम चांस होगा कि मैं टाइम देख के, ठीक है ना। वो क्लास में काम हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे घड़ी लगा रखा है, घड़ी हमारे क्लास में नहीं रहता, इसलिए कि ना हमारा ध्यान जाए कभी उस पर और ना आपका ध्यान जाए कभी उस पर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये नहीं कि सर छुट्टी कर दीजिए जाना है, फिर आप गलत क्लास में आ जाए, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का आएगा पूरा, ये पूरा 10 मार्क्स का आएगा। नाम से पता चल रहा है ये क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन का मतलब जानते हैं ना, क्या होता है नॉन का मतलब, अरे सिंपल यार, हाँ क्लास में बोला करिएगा लोग, आप लोग क्लास में बोला करिएगा। नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं, है कि नहीं। और प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भाई, लाभ। यानी एक चीज तो पक्का है कि हम यहाँ पे लाभ की बात करने वाले
नहीं है। और क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस होता है क्या? देखिए ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था तो है। संस्था होता क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग, एक से अधिक लोग जब आपस में जुड़कर कोई काम करते हैं, एक उद्देश्य के लिए जब आगे बढ़ते हैं ना, उसका नाम क्या पड़ जाता है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे भी इस चैप्टर में नाम से आपको समझ जाना है कि हम एक ऐसे चीजों का, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं जहां पे कुछ लोग आपस में जुड़ के ये काम करेंगे। और वो भी काम किस लिए करेंगे? लाभ कमाने के लिए नहीं करेंगे। वो पक्का है कि वो लाभ कमाने के लिए नहीं करेंगे, बस इतना जानिए। तो आखिर करेंगे क्यों? क्या इसमें लाभ होगा कि नहीं होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस चैप्टर में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एक ऑर्गेनाइजेशन का, या आप लोग जानते होंगे कहीं एनजीओ का नाम आपने सुना कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कोई दवाइयां बांटता है, कोई इलाज करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है कि नहीं? कोई बाहर घूमने के लिए लोगों को भेजता है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे गवर्नमेंट की ये चलिए पूरे पंचायत में क्या होता है, जिम क्लब खोला गया है कि नहीं है? तो ये सारा का सारा क्या एक एनजीओ के तहत मतलब होता है कि कैसे भी क्या करना है, अपने सोसाइटी को आगे ले जाना है। तो चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे धर्म के माध्यम से हो, चाहे म्यूजिक, लोक संगीत, गीत के माध्यम से हो, मतलब कैसे भी समाज में क्या करना, खुशी लाना है कि हर कोई एक दूसरे के साथ रह के खुश रह सके, किसी चीज को, किसी को किसी समस्या। एक तो ये होता है, यानी कि ओवरऑल हम इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हमें क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है। हमें क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है सबको। सर्विस प्रोवाइड करना है मतलब, अब सर्विस देखिएगा यहाँ पे दो जगह प्रोवाइड किया जाए। एक तो पूरे समाज को, मतलब हमने किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को हमने नहीं करना है। और एक होगा कि भाई एक काम करते हैं, चलो हम 4-5 लोग, ये खास करके रिटायर्ड पर्सन लोग बहुत ज्यादा करते हैं। रिटायर्ड पर्सन लोग क्या करते हैं? रिटायर्ड पर्सन लोग क्या करते हैं कि सबका रिटायरमेंट आता रहता है, लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में खास करके होता है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब खास नहीं है, चाहे उनका ये बेटा बेटी ही क्यों। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, 4-5-10 लोग मिलके क्या करते हैं, सुबह सुबह पार्क में देखते होइएगा, फिल्मों में आजकल बड़ी दिखाया जाता है, लोग व्यायाम करते हैं, सभी बूढ़े लोग मिलके आपस में, होता है ना। उन लोग में क्या करते हैं, कुछ लोग फॉर्मली एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, और लोग कहते हैं क्या कि अपने पेंशन का 1% क्या करना है, हमें एक जगह पे डोनेट करना, इकट्ठा करना। उससे क्या होगा कि यदि किसी को कुछ हो रहा है, बीमारी हो, खास जरूरत हो, उस फंड में से पैसे निकाल के बिना के उस पर्सन को, हाँ तो उसमें था ना, तो मतलब उसी टाइप से ये भी है। तो लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी क्या होगा कि मेंबर्स को सेवा प्रदान ही नहीं करता, उसमें तो भाई प्रॉफिटेबल होता है ना, उसमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को क्या करते हैं मेंबर लोग आपस में बांट लेते। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी ही की जाती है, लेकिन क्यों इसको फिर भी नॉन प्रॉफिट कहते हैं? क्योंकि प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट तभी होता है जब उस प्रॉफिट को क्या करे, ऑनर ऑफ बिजनेस क्या करे, आपस में बांट ले। यहां पे हम जो एक्टिविटी करेंगे, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम करेंगे, नो डाउट उससे प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब तक इनकम नहीं होगा हम खर्च क्या करेंगे भाई? वो चाहे इनकम मेंबर से हो, चाहे बाहर के लोगों से हो। तो जो इनकम होगा, फिर हम जो खर्च करेंगे, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। लेकिन यहाँ के लाभ को हम क्या करते हैं, आपस में बांटते नहीं है, बल्कि उस लाभ को फिर रहने देते हैं, इसी काम को और भी हम आगे बढ़ाएं। एक तो कुछ वो हो गया। दूसरा, कुछ लोग समाज की सेवा इसलिए करते हैं ताकि भाई पैसा बहुत है अपने पास, सुकून चाहिए जिंदगी में, और हम चाहते हैं कि लोग भी अच्छे से रहें, खुश रहें, हमारा नाम हो। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है। देखिए किताब में ये सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ताकि समझ में आए, इसका मतलब समझ में आए चैप्टर का। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग देखते हैं ना, अब एक कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में शायद था कि बहुत ज्यादा एकदम एक पहाड़, आप देखते होइएगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल, 4 या 2 लाख का वृक्ष का वृक्ष लगाया है, और पूरा पहाड़ अब हरा भरा हो चुका
मतलब एकदम खत्म था, वहां पे हरियाली थी नहीं। और दो कपल, मतलब एक कपल्स थे, पूरे पति पत्नी, दोनों ने मिलके वहां पे इतना पेड़ लगाया है कि एकदम हरा भरा हो गया पूरा, वो पूरा घाट ही एकदम से हरा भरा हो चुका है। तो उससे क्या उनको पैसे मिलता है क्या? एक मन में सुकून मिलता है। तो कुछ लोग इसके लिए भी क्या करते हैं, कुछ लोग सफाई करवाते हैं, करते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो क्या होता है कि कुछ टीम मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बात कर रहे हैं, जब पूरा का पूरा टीम मिलके इस काम को जब करता है, तो गवर्नमेंट भी कभी कभी क्या करती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, गवर्नमेंट ने देखा कि यदि इस स्वच्छ भारत अभियान में मैं खुद से अगर मैं करवाने जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे स्टाफ उसके लिए करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। अब भाई गवर्नमेंट में किसी की नौकरी लग रही है, तो पक्का है कि वो काम करे चाहे नहीं करे, गवर्नमेंट के पास काम रहे चाहे नहीं रहे, उसको क्या करना है, सैलरी देना है। तो गवर्नमेंट ने देखा फिर पता नहीं, उसके लिए ऑफिसर रखना पड़ेगा, ऑफिसर को फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी देखती है कि भाई ये काम करते हैं, अपना स्टाफ रखें, इससे बेहतर है कि एक संस्था है जो एनपीओ के बेस पे काम कर रही है, मतलब जो प्रॉफिट को आपस घर में नहीं रखती है, काम करते उसको हम क्यों ना काम दे दें, पैसे दे देती है गवर्नमेंट। अब उससे क्या होता है कि भाई एक कंडीशन लगा देती है गवर्नमेंट, एक क्राइटेरिया दे देती है कि भाई ये फुलफिल आपको करना है, उसी के बेस पे गवर्नमेंट उनको क्या कर देती है, तो ऐड कहते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर देती है कि आप जगह की सफाई कर दें, है कि नहीं? तो इससे गवर्नमेंट को भी लाभ होता है। किसी भी स्कूल कॉलेज, ये सबका उद्देश्य जो होता है, समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोगों को शिक्षित करना। आज के डेट में बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी आज भी मैंने आपको मैं बता रहा हूँ कि बिहार में, जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और शायद बताया था इसके पहले क्लास, कि कभी भी बिहार में कोई भी स्कूल वगैरह खुलता है, प्राइवेट हो चाहे बड़ा, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाए तो उसको किसी ट्रस्ट के अंदर ही करवाना पड़ेगा। मतलब या तो वो खुद का ट्रस्ट ओपन करे और उसको थ्रू उसको करवाए, और नहीं तो पहले से जो कोई ट्रस्ट होगा उससे अपना क्या करे, टाई अप करके ही करवा सकता है। ट्रस्ट का एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा प्रदान करना, हॉस्पिटल का जो सर्विस होता है, ये सारा का मेन, भाई जो मरीज आएंगे हम उसको क्या करेंगे, स्वस्थ करके भेजना है। इसके बदले उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि जो आदमी वहां पे सर्विस प्रोवाइड करे उसको भी तो पैसे चाहिए, उसको भी तो घर चलाना है। इसको हम ये नहीं कहेंगे प्रॉफिट, ये तो भाई अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन उससे यदि कुछ फायदा हो रहा है और उसको फिर से हम उसी हॉस्पिटल वाले काम में लगा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे किसके अंतर्गत आएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाओं को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सीधी बात अगर मैं कहूं, तो एनपीओ का मतलब होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य क्या होता है भाई, जिसका पर्पस लाभ कमाना ना होके, बल्कि उससे क्या करना है, समाज के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, सेवा प्रदान करना है कि नहीं है? और साथ ही साथ समाज के लोगों के साथ साथ अपने मेंबर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करना है। वही चीज है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन, किसको कहते हैं, क्या कह रहा है, दैट आर फॉर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज की तरक्की के लिए काम करे। वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, जो पूरे समाज की अच्छाई के बारे में सोचे, उस शब्द के लिए यूज होगा यहाँ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी आर सेटअप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल, हाँ, जहाँ पे डोनेशन वगैरह, मतलब वो दूसरे का सेवा करने का ही काम है, तो वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव का मतलब, जो अब देखिए इसके जो ऑनर होंगे वो क्या कहे जाएंगे, यहाँ पे एनपीओ के क्या कहे जाएंगे, पर कहे जाएंगे, वो क्या कहे जाएंगे यहाँ पे, एनपीओ के मेंबर कहे जाएंगे। ये लोग डोनेट करेंगे, मेंबरशिप लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इससे जो फायदा होगा, उस फायदे को इन मेंबर्स के हाथों में नहीं दिया जाता है, बल्कि उसी काम को फिर क्या किया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, देयर मेन एम टू प्रोवाइड सर्विस टू ग्रुप पब्लिक है, दोनों का एग्जांपल आपको दिया। स्पेसिफिक ग्रुप मतलब लोग मिलके काम कर रहे हैं खुद के लिए, भाई ग्रुप के जितने मेंबर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। या नहीं यार एक काम करते हैं, जैसे वो होता है ना, कहीं कहीं देखते हुए यहाँ पे फ्री सर्विस, क्या कहते हैं ना, कि हॉस्पिटल का यहाँ पे चालू किया, हमारे यहाँ एक संस्था आई थी, वो हॉस्पिटल वगैरह का उद्घाटन करके
वो अलग बात है। लेकिन उन लोगों ने इसी एम के साथ वो आए थे, पता नहीं सक्सेस क्यों नहीं हुआ, नहीं पता। लेकिन जो भी है, तो आप देखते होंगे ना समाज में आके अलग अलग गाँव में लोग जा जा के शिविर लगा के दवाइयाँ बांटते हैं, फ्री में नेत्र चिकित्सा का आयोजन किया, या कुछ किसी के यहाँ कुछ ओकेजन पे जैसे बरसी वगैरह जो होता है, बरसी पे क्या करते हैं लोग, लगा देते हैं कि फ्री नेत्र चिकित्सा का शिविर है यहाँ पे। तो सब किसके अंतर्गत है? तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें कोई भी जनरल पब्लिक आएगा और अपना इलाज करवा के, तो ये सारे के सारे किसके फंडिंग के तहत आते हैं? फिर आगे क्या कर रहा है, द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आज क्रिएट। अब मैंने आपको एक चीज बताया, मैं आपको बताया था कुछ दिन पहले क्लास 11th के बच्चों को मैं क्या बताया था कि कैपिटल, नाम तो आपने सुना होगा, क्या होता है ये? पूंजी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर, यही होता है ना। अब चूंकि एनजीओ का कोई खास मेंबर क्या कहते हैं, ऑनर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके ऑनर को एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं। देखिए ये कैपिटल का नाम जो होता है ना, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए नाम सिर्फ बदलता है, मतलब वही होता है क्या हमारा, कैपिटल का मतलब हमेशा कैपिटल। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ जहां भी नाम आता होगा किस चीज का, कैपिटल, कैपिटल। लेकिन क्लास 12th में आप आए, कैपिटल को तीन अलग अलग नाम। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या, एनपीओ, एनपीओ में कैपिटल को क्या कहा जाएगा, कैपिटल यानी कि निधि। ये हर्ष इकार दीर्घिकार मेरा कभी से सही, भरसक प्रयास करूंगा सही हो, क्या होगा हमारा, पूंजी निधि। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया बिजनेस आएगा, नया चैप्टर आएगा, का नाम हमारा क्या रहेगा, पार्टनरशिप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या कहते हैं, साझेदार की, साझेदार की, पार्टनर का मतलब साझेदार होगा। और उसके बाद लास्ट में आएगा हमारे पास कंपनी, इसमें हम क्या कहेंगे भाई, शेयर कैपिटल। तो मतलब क्या कहते हैं हम, अंश पूंजी। देखिए बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है ना, कर रहिएगा, तो सोचिए मत कि सर क्या डायरेक्ट चले ना पॉइंट पे, कहीं लेट हो जाए, बहुत टाइम, और जुलाई तक ही टारगेट रखा, क्योंकि ये मैं एक बार समझा दूंगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो समझ में आया, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कैपिटल फंड। देखिए बाकी जगह आपने सिर्फ कैपिटल को कैपिटल 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 तक रहना, अब क्यों यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, क्यों शेयर कैपिटल, तो सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स में। यहाँ पे फंड का मतलब होता है कि किसी खास उद्देश्य से जब चीजों को हम रखते हैं ना, उसे वही तो फंड होता है हमारा। तो यहाँ पे कैपिटल को हम फिर से निकालने के नहीं रखते हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई प्रोप्राइटर अपने कैपिटल को निकाल सकता है, यहाँ पे क्या है कि एक पार्टनरशिप में पार्टनर अपने कैपिटल को जरूरत पड़ने पे निकाल सकता है। यहाँ पे कंपनी अपने कैपिटल में शेयर कैपिटल को क्या कर सकती है, कंपनी के मेंबर लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे फंड में जमा हो गया, और कहने का मतलब जिस उद्देश्य से जमा किया, अब इस कैपिटल का उपयोग उसी उद्देश्य से, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कैपिटल फंड का, तो यहाँ पे क्या किया गया कि कोई भी फंड, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है जिसके बारे में बात करूंगा, भाई आखिर ये जो जितने भी एक्टिविटी करते हैं का फंडिंग का मालिक है, जरूरत पड़ने पे पैसा लगा दे। यहाँ पे कौन होते हैं, मेंबर होते हैं, और मेंबर लोग क्या करते हैं, अपना मेंबरशिप फी देंगे, सालाना जो उनका मेंबरशिप होगा, अपने मेंबर, ताकि उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहे। लेकिन एक क्या जनरल मेंबरशिप फी से कोई बड़ा काम हो सकता है क्या, आता कहाँ से है, तो ये आपको भी पता होगा।
ये आप भी सोच कर देखिएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, लेट सपोज आपके गांव में कोई पूजा होता है, अभी सरस्वती पूजा आ रहा है 14 तारीख को, सरस्वती पूजा में बहुत सारा समिति गठित हुआ, उस कमेटी में पैसा कहाँ से आता है? कभी उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है कि नहीं, उसी को एक एनपीओ मान के कहाँ से आता है? तो एक तो जो लोग उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कौन सचिव मतलब सब अपने बांट लेते हैं, 10-15 लोग हो जाते है कि नहीं, जबरदस्ती मतलब विस्तार किया जाता है, हाँ भाई तू ये है, टेंशन मत, नया नया नाम दे। तो सबका एक भाई कि जो भी मेंबर रहेगा कम से कम उसको इतना चंदा देना पड़ेगा, तो मतलब एक तो मेंबरशिप फीस रहेगा। दूसरा वो लोग क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, डोनेशन लाते हैं। तो वैसे ही एनपीओ में क्या होता है, एक तो जो मेंबर लोग देता है वो देता है मेंबरशिप फीस, प्लस उनके अच्छे कार्यों को देख के बाहर के लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं कि भाई इतना पैसा और रख ले और भी काम। जैसे आपके जिले के बारे में बात कर रहा हूँ, सुनील कुमार करोड़पति वाले, चंपा का बहुत सारा पौधा लगा है कि नहीं, तो उनको क्या लगता है कि सिर्फ अपने पैसे से लगा? नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया, ऐतिहासिक कदम लिया, और उसके लिए उनको लोगों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बाहर से फॉरेन से भी बहुत सारे लोगों ने, भाई आप लगाइए। मैं गौरैया चिड़ई जो छोटा सा वो खत्म हो रहा था, उसके लिए भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, गाँव गाँव, हाँ स्पैरो, तो गाँव गाँव घूम के उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग लोग के लिए जो घोंसला वो बनवाते थे लकड़ी का, वो देते थे। कुछ लोग धान का बाल का क्या करते थे, स्पेशल कटाई करके टांगने के लिए देते थे। तो वो क्या होता था कि सिर्फ अपने पैसे से, सिर्फ अपने मेंबरशिप फीस, तो आपके अच्छे कार्यों को देख के बाहर के लोग भी इंप्रेस्ड होते हैं और रोक देते हैं, ठीक है। और प्लस यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप एक रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के नज़र में आपकी आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करने के लिए है, सब चीज़ें। तो मतलब गवर्नमेंट एड जो मैंने बोला ना कि भाई अपना स्टाफ रखे, उससे बेहतर आपको ही कहे नहीं फंड दे दे, एक लमसम फंड के बेस पे आप अच्छे काम करें। तो 3 मेन फंडिंग के सोर्स कौन कौन से हो गए, एक तो मेंबर खुद का पैसा जिसको मेंबरशिप फी कह लीजिए, है कि नहीं, या सब्सक्रिप्शन में आगे बताऊंगा उसके बारे में। दूसरा क्या होता है हमारा, पब्लिक डोनेशन, और तीसरा क्या होगा हमारा, गवर्नमेंट एड। ये 3 होगा। अब ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और आपको 2 मार्क्स, आपके ऑब्जेक्टिव में अभी तक जो बताया है उसमें आपको 50% एनपीओ के क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड आता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप उठाकर देखिएगा, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन आप उठाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैंने क्या बोला कि सिर्फ कहानी सुनिएगा, थोड़ा सा डिले करूंगा शुरू में, 1 सप्ताह इतना डिले चलेगा क्लास, आगे चल के फिर, क्योंकि मैं एक दूसरे को समझना चाहता हूँ इसका क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है, कितना कैपेसिटी है, तो वो चीज देख। खैर देखिए, द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर, डोनेशन, ग्रांट्स इन एड। क्या ये ग्रांट्स इन एड, मैं बोला ना ये एड किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट एड, मैंने बोला ना वही है ग्रांट्स इन एड, मतलब गवर्नमेंट जो डोनेशन प्रोवाइड करती है, वो हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि आपने जब ओपन कर लिया, आपका क्या हुआ, आपके पास डोनेशन आ गया, मान के चलिए 4 करोड़, आपका खर्चा हुआ सिर्फ कितना, 2 करोड़, आपके पास कितना बच गया, 2 करोड़। इस साल आपका टारगेट है 1 करोड़ खर्च करने का, अभी भी तो 1 करोड़ आप रख के क्या करिएगा, 1 करोड़ को आप इन्वेस्ट करिएगा कहीं ना कहीं, कि आपके पास रहेगा तो वैल्यू उसका कम होगा, बाहर इन्वेस्ट करिएगा तो इंटरेस्ट आएगा, गवर्नमेंट का शेयर परचेज करिएगा तो उससे डिविडेंड आएगा। तो मतलब कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को भी आपका इनकम आ रहा है, तो सोर्सेस कहाँ से है, मतलब कहाँ कहाँ से इनके पास फंड आता है, कहाँ कहाँ से इनके पास पैसे आता है, ये हो गया। तो एक जनरल हो गया यही, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 चीज ये, और एक चौथा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट करा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एनपीओ का अकाउंट। एक लाइन मैंने ये ऐड की, लास्ट वाला लाइन, सर जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको आखिर अकाउंटिंग करने का क्या जरूरत है, लेखांकन जब हमें प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, भाई बाहर से पैसा लेते खर्च करते, जो बचता उसको फिर खर्च करते, नहीं बचता तो खर्च नहीं करते। उसमें थोड़ा सा पीछे प्रेशर कम दीजिएगा, कोई भी बटन क्लिक होगा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई मतलब सही बात है, बाहर से जब पैसा आ रहा है, हम अपना पैसा दे रहे हैं तो उसको एक जगह रखेंगे, जो खर्च हुआ उसको खत्म करेंगे, कहानी खत्म।
फिर इसमें हमें रखने की क्या जरूरत है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की क्या जरूरत है, रीजन है ना, दो कारणों से। एक तो गवर्नमेंट आपके ऊपर ज्यादा नजर रखती है, क्योंकि आप लोग ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के नजर से काम कर रहे हैं और भीतर ही भीतर पूरा का पूरा घोटाला कर रहे हैं, यही होता ही है, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम एनजीओ एनपीओ इसी के लिए आज के डेट में बनाए जाते हैं कि आपको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करना। मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को इसका टेक्निक कैसे होता है, छोटा मोटा टेक्निक जो बताया था मैंने। भाई बाहर से 1 करोड़ लीजिए, उसका 1 करोड़ का रसीद उनको दे दीजिए, उनको टैक्स बेनिफिट मिल गया, आप रजिस्टर्ड है तो। उसके बाद बच गया, आपके पास आ गया 1 करोड़ रुपया, उस 1 करोड़ रुपया में से क्या करिए, 30 लाख खर्च करिए। क्या करिए आप, 30 लाख खर्च करिए, सॉरी 30 लाख आप अपने पास रख लीजिए, 70 लाख उनको रुपया वापस कर दीजिए। उस 30 लाख में 5 लाख आप बाहर मार्केट में खर्च कर दीजिए, फोटो 10-5 खिंचवा लीजिए, पत्रकार साहब लोग को 5-10 हजार जो भी जिसका जो कैपेसिटी हो पैसा लेने का, उन लोगों को दे दीजिए, पेपर में निकलवा दीजिए, और गवर्नमेंट के पास हाँ हमने लाख का कंबल बना, यही हाँ। और कंबल एक्चुअल में कितना रहेगा, 5 लाख का। अब क्या गवर्नमेंट किसकी को ढूंढेगी यहाँ, ऐसा तो होगा नहीं। सबसे ज्यादा यहीं पे देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल जो होता है, अहम रोल, पहले का जमाना अलग था। पहले क्या था भाई, पत्रकार कैसे होता था, पहले कहा जाता ना, पहले छप के बिकते थे, पहले छपने के बाद पेपर बिका करता था। अब क्या होता है, पहले बिक जा रहा है उसके बाद छप रहा है। पत्रकार साहब कुछ छपवाना है ना, जगह मिलेगा। अरे अब कहिए ना, आपके घर के सब्जी में नमक तेज हो गया, कहिए ना हिंदुस्तान में छपवा दिया जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान पेपर में छप जाएगा, दैनिक जागरण में छप जाएगा। मुझे रुपया दीजिए ना भाई, सब यहाँ पे बिकता है, ठीक है ना। तो एनपीओ भी फ्रॉडगिरी ऐसे ही होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम भाई बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम पढ़ाई करेंगे तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छा करना, ठीक है। और एक चीज है, ईमानदारी का नो डाउट फायदा मिलता है। आप फ्रॉडगिरी करिए, पैसा हो जाएगा, लेकिन डर हमेशा बना रहेगा। हेलो, थोड़ा सा ज्यादा बोर हो रही है तो भाई क्यों हम करते हैं इसका अकाउंटिंग क्यों करते हैं, इसका अकाउंटिंग इसलिए हम करते हैं ताकि हम क्या कर सके, एक तो गवर्नमेंट को हम दिखा सके कि देखिए आपने जिस पर्पज से हमने इस एनपीओ को खड़ा किया है वो हमारा पर्पज फुलफिल, ठीक है। या आपने जो एड हमें प्रोवाइड किया था, देखिए हमने उतना ही खर्चा जितना आपने किया उतना खर्च हमने कर दिया है। और दूसरा जो लोग से हमने क्या किया है, डोनेशन लिया हुआ है, लोगों से हमने क्या किया हुआ है, डोनेशन। तो लोग भी तो किसी ना किसी खास उद्देश्य के लिए ही देते हैं ना, खुद सोच के कि भाई हम आपको दे रहे हैं तो इनसे ये फायदा मिलेगा, उसी उद्देश्य को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, किस काम में कितना खर्चा लगा, तो लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसका अकाउंटिंग करते हैं। और कितना आया कितना गया, है कि नहीं, कितना हमारे पास फंड आया कितना फंड गया और कितना फंड हमारा सेविंग है, इन चीजों को दिखाने क्या करते हैं, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते रहते हैं, हम इसका अकाउंटिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। ओके, सिक्रेसी नहीं होगा, और वैसे भी एनपीओ में सिक्रेसी करने का कोई हक नहीं होता, ये पब्लिक के लिए ही है। हाँ, जहाँ पे आप किसी खास ग्रुप के लिए आपने इसको क्रिएट करा हुआ है, वहाँ पे आपको सेक्रेसी मेंटेन करना है, बस में मिले। लेकिन यहाँ पे सेक्रेसी की बात कहीं भी, ये पूरे जनरल पब्लिक के लिए है कि नहीं, ये समझ में आ गया ना। फिर अगला है क्या हमारा, एग्जाम्पल। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है। और देखिए कितना टफ है, ये सब आप इस सब के बारे में जानते हो। अब देखिए मैं आपको कह क्या रहा हूं यहाँ पे, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल ऑफ एनपीए में देखिए क्वेश्चन आता है, सर जब इतना इजी आता है क्वेश्चन तो फिर नंबर क्यों नहीं, बच्चे लिख के भी आते हैं 5 नंबर में पूरा, 5 को एग्जाम्पल पूछता है, बच्चे 10 एग्जाम्पल लिख के आते हैं। आइए ना यहाँ पे देखते हैं,
क्लास के बाद देख लेंगे। बच्चे 10 एग्जाम्पल लिख के आते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आता है? कि पीछे का रीजन ये होता है, बच्चे लिख के आते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च। पूछा कितना? 5। बच्चे ने लिखा कितना? 6। नंबर कितना आया? नहीं आया, 5। क्यों? क्योंकि वो पूछता है भाई कि एनपीओ में कौन कौन आता है, तो एक ही चीज को बार बार आप नाम लीजिएगा तो सही नहीं रहेगा ना। एक बच्चे से पूछा गया, पानी में रहने वाले 5 जीव के नाम बताइए। क्या बोला था, याद है ना आप लोगों को? मेढक, मेढक की माँ, मेढक के पापा, मेढक के भाई और मेढक की बहन। मतलब सोचिए, तो आप एक बात बताइए, क्या उस बच्चे को पूरा मार्क्स मिलेगा? आप खुद सोच कर देखिए। वही स्थिति में क्या भी है सिचुएशन। आपसे पूछा गया कि 5 तरह के एनपीओ के नाम बताएं जिनका अलग अलग एक्टिविटी है, और आप बताते हो एक ही में वही मेढक, मेढक की माँ, मेढक के पापा। अरे सब मेढक ही है ना, मतलब कहने का। तो आपको क्या करना है? भरसक प्रयास करना है। आपको अगर याद नहीं रहे, देन आप ये लिख दीजिए कि चलिए भाई ना कुछ से, अगर याद रहे आपको क्या करना है? शैक्षणिक संस्थाएं जिनका काम होता है शिक्षा प्रदान करना, जिनका काम होता है अपने धर्म को बढ़ाना, ठीक है ना। अच्छा हाँ, रिलीजियस इंस्टीट्यूट कहने का मतलब ये नहीं कि हम एक धर्म को बढ़ा रहे हैं और दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं। ये आपको कभी किताब में नहीं सिखाया जाएगा, तो इन सब चीज़ों को बाहर आप लोग दूसरे मतलब ये सेंस से मत लीजिए। नंबर थर्ड, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस लाइक बीसीसीआई वगैरह जो है, तो का तो पर्पस होता है लाभ कमाना, नहीं होता कि आपको अगर लाभ कमाना इनका पर्पस होता है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पेमेंट कौन करता है? भारत वाला बीसीसीआई करता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास बहुत पैसा है, या तो वो क्या कर लेते? सारे लोग जो जो अध्यक्ष वगैरह बनते, अमित शाह के बेटा है अभी, तो सब तो उनके घर में चला जाता और भी मेंबर्स के घर में, लेकिन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारा अंदर का आता है स्पोर्ट्स अब के जिम वगैरह जो ओपन किया जाता है ना। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक कार्यों के लिए, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी जहाँ पे दवा वगैरह मिलता है कि नहीं। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो लोक संगीत वगैरह का जो बढ़ावा दिया जाता है वो। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो पेशा के लिए जो फॉर्म्स वगैरह ओपन किए जाए, जैसे ये सारे के सारे क्या है हमारे, तो हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, और सर्विस प्रोवाइड करने उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या लेते हैं? हम मान के चलिए अगर कोई सर्विस हम ही, क्या घर चलना चाहिए? क्या बोला, देखिए प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल, हाँ सारे देखिए ना, यहाँ पे है ना आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टीचर्स यूनियन। नहीं, ये तो हो गया आपको फर्म के बारे में। और वही देखिए ना, ऑडिटर्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स वगैरह जो भी, ये सारा का सारा, क्योंकि उनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड। फिर उससे जो प्रॉफिट होगा वो क्या करना, उसमें आगे बढ़ाना। भाई उसके लिए अब जैसी पढ़ाई करते हैं उस टाइप से अपना निकालते हैं, लेकिन उसको किया किस चीज में जाता है? और हाँ, ये सारा का सारा चीज जो है आपको पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कुछ ही दिन तक मिलेगा आपको ग्रुप में। मैं जो भी चीज़ अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा चीज़ आपको लाइन बाई लाइन याद करके नहीं आना, सिर्फ एक बार पढ़ के आना है आपको अपने किताब से। कुछ दिन बाद, एक सप्ताह बाद, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको सिर्फ हमारे ऐप पे, डोंट वरी, उसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए ग्रुप बना होगा, मैं बता दूंगा, फ्री मटेरियल्स में जाइएगा, आपको सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा। वो इसलिए मैंने भी ऐप पे खर्च किया है कि नहीं, तो उसकी इनकम आपसे मैं जनरेट नहीं करूँगा। एटलीस्ट कहीं बहाने आपके पास रहेगा तो भाई, है नहीं। और ये नहीं कि आपने ऐप डाउनलोड किया, ये डाउनलोड किया, हटा दो यार, इतना नहीं चाहता मैं। ये होगा कि मैंने सेटिंग कर रखा है, ये जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा कि आपके मोबाइल में डाउनलोडेड, या आपको ऐप में ही, मतलब उसको फिर से देखना है तो आप वो ऐप ही ओपन, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन के बच्चों, आपके लिए ऐप का कोई चार्ज नहीं होगा, या जो भी ऑनलाइन में भी। हाँ, ये होगा कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास खरीदेंगे और वो सोचेंगे ऑफलाइन में हम आके पढ़ लें, तो ये सर्विस उनको प्रोवाइड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन चार्ज होता है ना, ऑफलाइन से कम होता है।
और आने वाले समय में का एक अलग। तो मैं मतलब आप ही लोग के साथ में इनको लाइव भी हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको। नेक्स्ट है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक आप लोग जान चुके, तो इस क्या है, इसमें क्या कैरेक्टर है, इसका क्या विशेषता क्या है भाई। सबसे पहला क्या है भाई, ये बनाया जाता है नो कॉस्ट, और जरूरी नहीं है कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे, ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं है। तो हो सकता है मैं मिनिमम कॉस्ट जैसे 99 मैंने क्रैश कोर्स ओपन किया था, है कि नहीं, लेकिन एक चीज देखा कि बिना पैसा का वैल्यू नहीं होता, उससे बढ़िया फ्री कर दो और ये तो बढ़िया चार्ज कर दो। गलत तो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, ये स्कूल कोचिंग वगैरह ही है, वो भी एनपीओ में है, क्या डॉक्टर निकल के आते हैं। जो डॉक्टर करोड़ों खर्च करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए जो इस चीज को सुनिएगा प्लीज, इस चीज का कॉस्ट जितना ज्यादा लग रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक डॉक्टर बनने के लिए आज के डेट सबसे पहले तो सक्सेस रेट। आप अपने समाज में 100 लोगों को डॉक्टर बनते देखिएगा, तो आने वाले समय में पता नहीं उनमें एक आदमी एक तो बढ़िया डॉक्टर बनने के लिए आपको 2 से 3 करोड़ रुपया खर्च करना, चाहे किसी कहीं से भी, कम से कम। अब प्लस उसके बाद अगर आप बढ़िया डॉक्टर करके और उसके बाद लोगों को बढ़िया सर्विस, तो 2-3 करोड़ का फिर से आपको घर बिल्डिंग बनवाना। गलत तो नहीं कर, तो जो आदमी 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया अगर खर्च कर, आप सोचिएगा कि हम 4,000 तो है, आप उसका कॉस्ट, आप उसके स्ट्रक्चर, है कि नहीं, ये चीज ठीक है ना। तो किस लिए किया जाता है, तो सिर्फ एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए होता है, मतलब चाहे वो शिक्षा में किया जाए, चाहे रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए किया जाए, जो भी किया जाए, धर्म के बढ़ावा के लिए, मनोरंजन के बढ़ावे के लिए, है कि नहीं, मतलब ओवरऑल जिससे हमारा सोसाइटी खुश हो जाए, बस वही का। दूसरा क्या है भाई, ये हो सकता है क्या, खास स्पेशल ग्रुप के लिए भी हो सकता है, या जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है चैरिटेबल सोसाइटी। अब किस रूप में होता है, मान के चलिए कि डायरेक्ट हम नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, में भी वो डॉक्टर्स या नेशनल क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस जिनका रजिस्ट्रेशन चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में होता है। अब चैरिटेबल सोसाइटी में मैं आपको बात करूंगा, जैसे ट्रस्ट हो जाए, सोसाइटी हो जाए, आपको सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी एक्ट एंड सॉरी 2013 में आता है कौन, सेक्शन 8 कंपनी, मतलब सेक्शन 8 में आप कंपनी बना के भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो 3 तरह का होता है चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके आगे बताएंगे, ठीक है। तो जो लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या बन जाते हैं, है ना, अभी अच्छा आपने किया, ठीक है। अब आगे समझ में, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जो आप मुझे फी दीजिएगा, तो भी आप डोनेशन दीजिए, वो डोनेशन आपको टैक्स में, तो जो फीस वो आपको टैक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये जो क्या होता है, जो भी हमारा सोसाइटी बनता है, जो भी ट्रस्ट बनता है, या जो भी कंपनी बनता है, उसमें जो लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे मेंबर के नाम से जाना जाएगा। आखिर इसको डील कौन करता है, तो ट्रस्ट जो बनता है उसके मेन कौन होते हैं, ट्रस्टी। देखिएगा आप जाइएगा, जैसे बता रहा हूँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल, किसी भी जहाँ पे आपको में भी वहाँ पे समय तो फिर भी होटल है, लेकिन मैक्सिमम आप जाइएगा वृंदावन मथुरा, ये जो में भी बहुत सारा चैरिटेबल, अब जब मथुरा वृंदावन में मैं जाता हूँ अब जाके धीरे क्लब खुलना, अदरवाइज वहाँ पे जितने धर्मशाला हैं, आपको धर्मशाला सुन के ऐसा लगता होगा धर्म, लेकिन जब उसके अंदर जाइएगा तो 5 स्टार होटल की क्वालिटी आप, जो आप वहाँ पे जाके, मैं आपको जैसे कि अभी बिल्कुल वृंदावन के बीचों बीच खुला है सरोवर पोर्टिको, सरोवर पोर्टिको में लीजिएगा तो मिनिमम उनका जो प्राइस वो आपको 4,000 पर नाइट, आप लेकिन 4,000 पर नाइट,
लेकिन सेम वही क्वालिटी आप जाइएगा जब दूसरे जो वहाँ का जो बना है ट्रस्ट, और ट्रस्ट के द्वारा जैसे दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पति लोग तो क्या करते हैं वहाँ पे बना देते हैं, आएगा तो परेशानी यहाँ पे ना हो। तो सिर्फ 900 वहाँ पे पर बेड में, सेम वही फैसिलिटी ये होगा कि आपको सरोवर पोर्टिको में खाना वगैरह नहीं मिलेगा, चाय वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो 900 आपसे चार्ज किए जाए, आपको 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, चाय वाय सारा का सारा इंक्लूड, और एकदम बढ़िया, बिल्कुल खराब नहीं। हाँ, सुबह का नाश्ता अलग, दिन का खाना अलग, शाम का नाश्ता अलग, रात का खाना। तो इस टाइप का होता है। मतलब वो लोग जो आपसे 900 चार्ज करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नॉमिनल चार्ज यही चार्ज, तो वो लोग ट्रस्ट है। लेकिन अब जैसे सरोवर पोर्टिको आपका ट्रस्ट नहीं ना है, एक प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो आपको नॉमिनल चार्ज पे नहीं देगा, वो तो अपना क्या करेगा, प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी फंक्शन आर मैनेज बाय ट्रस्टी, है कि नहीं। ग्रुप के जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे, अगर आप सोसाइटी बनाते हो तो अध्यक्ष रहेंगे, शायद ना कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनता है इस उद्देश्य से, एनपीओ के उद्देश्य से, उसमें जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह चुनाव होता है, अध्यक्ष सबसे मेन, ठीक है ना। और अगर कंपनी की बात करेंगे, कंपनी में कैसे क्या होता है, तो आपको नॉर्मल बता दूं, डायरेक्टर लोग इसको डील करता है, जो लोग, लेकिन बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए क्या क्या है, कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, ये भी एग्जाम में आता है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, समाज को सेवा प्रदान करना, और पॉइंट वाइज, ऐसे ही मैंने पॉइंट वाइज बनाया हुआ है, आपको आपके किताब में नहीं मिलेगा पॉइंट वाइज, यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, तो आप उसको पॉइंट वाइज ही लिखिएगा एग्जाम में आने का। उद्देश्य लाभ कमाना ना हो के, लाभ कमाना नहीं होता पहला। दूसरा क्या होता है इसका उद्देश्य, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी प्रदान करना, या ग्रुप ऑफ मेंबर्स को सेवा प्रदान करना, ठीक है ना, ये होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका फंडिंग कहाँ से आता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मेन फंडिंग कहाँ कहाँ से आता है, अरे बताइए भाई। सबसे नंबर मेंबर्स फी, है ना, जिसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। दूसरा डोनेशन, और तीसरा गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये किस किस रूप में हो सकता है, एनपीओ ट्रस्ट के रूप में, क्या हो सकता है, ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी के रूप में, और सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, ध्यान रहेगा। कौन कौन, ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के मतलब सेक्शन 8 कंपनी, मतलब 8 सेक्शन 8, धारा 8 में है कंपनी एक्ट, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, क्या हमारा आज का लास्ट टॉपिक, भाई आखिर एनपीओ और प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर है, ये सारा का सारा मैं आपको बता, अब क्या क्या बताना मैं बता दूंगा। ये तो हो गया है सर्विस मोटिव, तो क्या है भाई, एनपीओ का सर्विस कैसे, क्लब, ट्रस्ट, पब्लिक हॉस्पिटल, सोसाइटी का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। ये क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, भाई हमें क्या करना है, सेवा प्रदान करना है, वो अलग मैटर है, पैसा आएगा तो सेवा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, जैसी 3 रूप में हम कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है फंड्स कहाँ कहाँ से आएगा, बता दिया वही चीज, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कौन मतलब इसी तरह टाइप की चीज है। लेकिन यहाँ पे कहाँ से आएगा भाई सोर्स, ऑनर, है कि नहीं, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की के अलावा अगर किसी से आप लीजिएगा तो डोनेशन है, उसको कर्ज बोल, है कि नहीं, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आप देखिएगा, आपने इसको तो पढ़ा है ना, ये वाला, कि किसी भी प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, बताइए, ट्रेडिंग एंड सेल अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है कि नहीं। और किसी कंपनी में बताऊंगा, आगे चलूंगा तो कैश है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपको क्लास 12 हम बात करेंगे, बस इससे मतलब यही रखिए, कैश फ्लो, फ्लो मतलब बहाव, तो आपके पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसके लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है सेम, यहाँ पे फाइनल अकाउंट कहने का मतलब ये होता है, तो मतलब क्या हो गया हमारा, क्या था ये, फाइनल अकाउंट के रूप में हम क्या करते हैं, यही बनाते हैं, यहाँ पे फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, क्यों में भी हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं।
लेकिन यहाँ के फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है डिस्कस, उसके बाद क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है हमारा, ठीक है ना, यानी कि बैलेंस शीट दोनों में कॉमन होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये अकाउंट बनाया जाता है, जो मैं आपको बताऊँ रिसिप्ट एंड पेमेंट कम तरीके से। एक चीज है यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल बना के हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है ना, यहाँ पे क्या आएगा आपको, यहाँ पे जो आएगा सरप्लस या एफिशिएंसी आता है, सरप्लस या, तो यहाँ पे हमने क्या करते थे, अभी फाइनल अकाउंट अभी तो खत्म हुआ है, जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता था कहाँ ट्रांसफर करते थे, कैपिटल अकाउंट में जाके अगर नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करते थे, और नेट लॉस होता था तो लेस करते थे कैपिटल से। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सरप्लस होगा, जाके कैपिटल के बदले क्या हो गया यहाँ, काम वही होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर होगा तो ध्यान रहेगा। तो आज रहने दे क्लास है 11:30 में टाइम, ठीक है, ये आपका रहा, कल से आप लोग प्रयास करिए 10 बजे यहाँ पे पधारने का।